हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह। और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ योजना क्या होता है। पाठ योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको, जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान या पाठ्य योजना बनाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीच करने के लिए, पाठ्य योजना बनाने के लिए, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है ज्वालामुखी। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड, अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके ज्वालामुखी का अर्थ व कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को जीवन में ज्वालामुखी के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है, छात्रों को ज्वालामुखी और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को ज्वालामुखी की विस्फोटकता के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को ज्वालामुखी के आकार के बारे में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को ज्वालामुखी के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को ज्वालामुखी के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को ज्वालामुखी की कार्य प्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है, छात्रों को ज्वालामुखी के महत्व को समझने योग्य बनाना।
उसके बाद आप लिखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को ज्वालामुखी के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों को ज्वालामुखी के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो छात्र जियोग्राफी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहले मैं बताऊँ कि ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। ये जो प्रस्तावना प्रश्न, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को याद कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र उत्साह के साथ पूछे जाने वाले प्रकरण की शुरुआत कर सके। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए, छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टानों के कोष को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं मैग्मा कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं लावा तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ज्वालामुखी प्रक्रिया कितने भागों में संपन्न होती है। तो छात्र आंसर देते हैं 2 भागों में संपन्न होती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे छात्रों से हमारा है, प्राकृतिक छेद या दरार क्या कहलाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं ज्वालामुखी कहलाते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, आज हम ज्वालामुखी के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का, टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस या भाप, राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है भूराल या लावा कहलाता है। यह बहुत ही गर्म और लाल रंग का होता है। लावा जमकर ठोस और काला हो जाता है, जो बाद में जाकर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। लावा में इतनी अधिक गैस होती है कि वह एक ही बार निकल पाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। लावा धरातल में पहुंचने के बाद ठोस
आकार में परिवर्तित हो जाता है। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम पहला पॉइंट श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, ज्वालामुखी भूतल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस या भाप, राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। दूसरा पॉइंट हम श्यामपट्ट में लिखेंगे, ज्वालामुखी चट्टान के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट हम श्यामपट्ट में लिखेंगे, ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, लावा जमकर क्या हो जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, लावा जमकर काला हो जाता है। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन छात्रों से है, ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, बम कहते हैं। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए हम फिर से वही सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। हम व्याख्या करने के लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करेंगे। तीसरा और कॉलम हम बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते हैं, उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को जिनके उद्गार के समय तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता है तथा जो वर्तमान समय से शांत से नजर आते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। मृत या शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखियों में दीर्घ अवधि से कोई उद्गार नहीं हुए एवं ज्वालामुखी में जलादि भर जाते हैं, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स हम लिखेंगे, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, ज्वालामुखी के 3 प्रकारों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, छात्र ज्वालामुखी का अर्थ व प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़कर आएंगे।
फ्रेंड्स, हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हमको प्रेरणा मिलती है ऐसे ही रिलेटेड लेसन प्लान बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी लेसन प्लान में कोई भी दिक्कत होती हो, कोई भी प्रॉब्लम होती हो या कोई क्वेरी आपके मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।